हेलो पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज है 15th जुलाई और जैसा मैंने आप सबसे वादा किया था कि 15th जुलाई को अपना बैच आएगा कंपनी लो। फुल रेगुलर बैच, ऑलमोस्ट 250 आवर्स का ये कंटेंट होगा और इतना बेहतरीन तरीके से इस बैच में आपको कंपनी लॉ पढ़ा दिया जाएगा कि एग्जाम आपके टिप्स पे होगा। आपको लगेगा कंपनी लॉ पास करना तो बिल्कुल ज़्यादा आसान है। अब शुरू करने से पहले थोड़ा-सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ मैं आपको। मैं अयूब साहब का बेटा, आपका कंपनी लॉ बडी। आप सोचेंगे सिर्फ़ इतना सा इंट्रोडक्शन? अब वैसे तो ये अपने आप में बहुत काफ़ी है इंट्रोडक्शन कि हम ये बताएँ कि हम किसके बेटे हैं या बेटी हैं। बाकी सारी जो चीज़ें हैं कि ठीक है मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, लॉयर हूँ, एलएलबी किया है, एलएलएम किया है, ये सारी चीज़ें जो ये अचीवमेंट्स हैं। आप भी कुछ होंगे जो सीए होंगे, सीएस होंगे, ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। ये मुमकिन भी उनकी वजह से ही हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरा इंट्रोडक्शन और आगे आज के बाद से मैं इसी नाम से जाना चाहना चाहूँगा कि कौन है भाई ये? तो अयूब साहब का बेटा। आपको मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊँगा। कंपनी लॉ एक्चुअल में मैं आपको आसान करके दूँगा। इतनी इससे ज़्यादा आसान आपको यूट्यूब पे मिलेगा नहीं कंपनी लॉ, या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे भी नहीं मिलेगा। इतना आसान आपको कंपनी लॉ ये 250 घंटे में पढ़ा दिया जाएगा। अब प्लेटफ़ॉर्म के बारे में थोड़ा-सा कुछ आपको बता दूँ और क्यों ये प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया वो बता दूँ। प्लेटफ़ॉर्म का अपना नाम है द हाउस ऑफ सीएस। जब मैं पढ़ रहा था कंपनी सेक्रेटरी, तो उस वक़्त मैंने काफ़ी ऐसे बच्चे देखे, स्टूडेंट्स देखे जो मेरे साथ थे कि जो ज़्यादा काबिल थे, मगर अल्टीमेटली उनको बीच में छोड़ना पड़ा फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। क्लासेस महँगे हैं, एक बार उन्होंने परचेज़ कर लिए, एक अटेम्प्ट आ गया, फेल हो गए, दूसरी बार वो नहीं कर पाए या शायद कोई 2 बार फेल हो गया, फिर उसको लगा कि अब घर पे ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, बजाए कि पढ़ाई की। तो छोड़ के वो कमाने को चले गए, घर की ज़िम्मेदारियाँ उठा ली। रीज़न ये था कि क्लासेस काफ़ी महँगी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बैच आपके लिए लाया गया है, जहाँ पे विज़न ये है, लॉन्ग टर्म विज़न, कि हिंदुस्तान में कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएमए का एजुकेशन इतना अफोर्डेबल बना देना है कि अगर एक काम वाली मेड ये सोचे कि मुझे मेरे बच्चे को सीए, सीएस या सीएमए बनाना है, तो उसको आसान लगे कि ठीक है, इतना महँगा नहीं है हिंदुस्तान में सीए, सीएस या सीएमए बनना। मैं खुद अपने कमाई से इसको पढ़ा लूँगी। तो ये लॉन्ग टर्म अपना विज़न है। अब आज कंपनी लॉ की पहली क्लास है, ये बेसिक क्लास होगी। कंपनी लॉ कल से हम शुरू करेंगे, लेकिन कंपनी लॉ पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लॉ कैसे पढ़ना है। कल जब हम कंपनी लॉ शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ें हमको पहले से पता होनी चाहिए कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। आज की क्लास में हम वो सीखेंगे कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। क्योंकि सारे लॉ, चाहे वो कंपनी लॉ हो, चाहे सेबी लॉ हो, चाहे और कोई लॉ हो, सबको पढ़ने का तरीका मोर और लेस सेम है। तो आपको पता होना चाहिए कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। अब वहाँ पर हम पहुँचे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ हमारे कंपनी लॉ के इस बैच में क्या-क्या कवर होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि 2 मिनट मैं थोड़ा पेन सेलेक्ट कर लूँ। 100% आईसीएसआई का मॉड्यूल कवर करेंगे हम। 100% 880 पेज का शायद मॉड्यूल है, एक भी लाइन आपका छूटेगा नहीं। हर चीज़ आपको बताई जाएगी, हर चीज़, जो मैं आपको बाद में रिलेट भी करवाऊँगा। पढ़ेंगे हम कैसे? हम मॉड्यूल से पहले नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको सारे पहले कांसेप्ट समझाऊँगा, वो जितना 880 पेज का जाड़ा-सा मॉड्यूल है, उस सब को मैं आपको चार्ट्स में यहाँ कन्वर्ट करवा दूँगा। इतना ईज़ी वे में आपको कंप्लीट हो आ जाएगा कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले जब आपको रिवीज़न करना है, आपके पास सिर्फ़ 10 घंटे है कल के एग्ज़ाम के लिए, वो सारा आप चार्ट से रिवाइज़ कर पाएँगे, इतनी बेहतरीन हम नोट्स बना लेंगे। 100% आईसीएसआई मॉड्यूल को हम कवर करेंगे। आपको मैं क्लास में ही एग्ज़ॉस्टिव नोट्स बनवाऊँगा, आपके सारे, यहीं पे मेरे साथ-साथ। वो इतने बेहतरीन नोट्स होंगे कि फिर आपको 1-2 रिवीज़न करने के बाद मॉड्यूल खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बस अपना नोट्स खोलेंगे, वो चार्ट्स को देख के आपको सब पता चल जाएगा कि प्रोविज़न्स क्या-क्या है। आपको मैं क्लास ही में
राइटिंग प्रैक्टिस करवाऊँगा। हम जब जैसे ही चैप्टर खत्म करेंगे, तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। पर चैप्टर एटलीस्ट 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे, ताकि जब तक हमारा सिलेबस खत्म हो, आप 300-400 क्वेश्चंस के राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हो। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत फ़ायदा देगा आपको एग्ज़ाम में। फुल बेयर एक्ट एनालिसिस करेंगे हम। फुल बेयर एक्ट एनालिसिस। बेयर एक्ट से पढ़ना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको बेयर एक्ट पढ़ना आ गया, तो बाकी सारी किताबें आपको लगेगी कि यार ये तो क्या है, इतना आसान है। तो हम सब कुछ पहले बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मॉड्यूल से उसको कंपेयर करवा दूँगा, और कुछ 1-2 चीज़ें जो मॉड्यूल में फिर बच गई होगी, हम उसको कवर कर लेंगे। तो शुरू हम पढ़ाई कहाँ से करेंगे? बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट सबसे टफ होता है पढ़ने के लिए, तो इसलिए आपको मैं वहीं से पढ़ा दूँगा कि उसके बाद आपको कुछ भी मुश्किल तो लगे ही ना। राइटिंग प्रैक्टिस हो गई, फिर हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन बैंक दूँगा, और उस क्वेश्चन को हम क्लास ही में सॉल्व करेंगे। आप घर से एक बार सॉल्व करके लाएँगे, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे क्लास में। और कोशिश करूँगा मैं, इसका मैं आपको कमिटमेंट नहीं देता हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ भी हम कंडक्ट करें। ये भी हमारे प्लानिंग में है कि ये भी हम कवर करेंगे। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि ये जो 250 घंटे में हम करने वाले हैं, तो क्या-क्या पढ़ने वाले हैं। 100% आईसीएसई सिलेबस कवर करेंगे, एग्ज़ॉस्टिंग नोट्स बनवा के देंगे, राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवाएँगे, फुल बेयर एक्ट का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करवाएँगे, और अगर मुमकिन हुआ तो टेस्ट सीरीज़ भी आपको कंडक्ट करवा के देंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि हम बेसिक से शुरू करेंगे, कि लॉ को कैसे पढ़ा जाता है। आपने देखा होगा, अभी आप सीएसडब्ल्यूटी पढ़ के आए हो, क्विक, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज़, सब क्लोज़ ये आता है। तो आज सबसे पहले लॉ पढ़ने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि उसको सेक्शन क्यों बोला जाता है? सेक्शन के बाद जो है उसको सबसेक्शन क्यों बोला जाता है? सबसेक्शन के बाद जो है उसको क्लोज़ क्यों बोला जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप देखेंगे कि अगर ये लिखा है, समझ लो 5, 1, 2 ए। इसको हम जनरली क्या पढ़ते हैं? सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लोज़ टू सब क्लोज़ ए। जनरली सब चीज़ें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, लेकिन जनरली इस चीज़ को ऐसा ही पढ़ा जाता है। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि लॉ मेकर ने सेक्शन के बाद अगले वाली चीज़ को डायरेक्टली क्लोज़ बोल दिया है। तो कहीं पे सबसेक्शन है, कहीं पे क्लोज़, ऐसा क्यों? जहाँ पे सबसेक्शन था, वहाँ पे सेक्शन के बाद सबसेक्शन क्यों बोला गया? और जहाँ पे सबसेक्शन के बाद क्लोज़ बोला गया, तो वहाँ पर क्यों बोला गया? सबसेक्शन क्यों नहीं बोला गया उसको? वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सबसेक्शन इसलिए बोला गया है और यहाँ पे क्लोज़ इसलिए बोला गया है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि जहाँ सबसेक्शन है वहाँ क्यों? एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे आप डेफिनिशन क्लोज़ देखेंगे तो सेक्शन 2 क्लोज़ 20, तो यहाँ पे सबसेक्शन क्यों नहीं आया? यहाँ पे आना चाहिए था सबसेक्शन, क्यों नहीं आया? वो मैं आपको समझाऊँगा। अब सबसेक्शन की अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ सबसेक्शन? आपको पूरे एग्ज़ाम्पल के साथ ऐसा समझाऊँगा कि आइंदा आप इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो सबसेक्शन इज़ एन इज़ अ डिपेंडेंट स्टेटमेंट। ये क्या है? एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट है। इट मेक्स सेंस ओनली इफ इट इज़ read alongside सेक्शन। क्या हुआ इसका मतलब? सबसेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? सेक्शन पे। आप सबसेक्शन का मीनिंग तभी डिफाइन कर पाएँगे जब वो सेक्शन के साथ मिलाकर पढ़ा जाएगा। अगर उसको सेक्शन के साथ मिलाकर नहीं पढ़ा, तो उसको आप समझ ही नहीं पाएँगे कि वो क्या बोल रहा है। तो कभी भी जब ऊपर वाली लाइन से अगली वाली लाइन रिलेट कर रही है, उस पे डिपेंड कर रही है, तो वहाँ पे सबसेक्शन यूज़ होता है। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल दूँ कि सबसेक्शन मतलब कैसा है। आपको मैं लॉ में दिखाऊँगा कि लॉ में क्या लिखा है। अभी हम खोलेंगे पोर्टल वगैरह कि कहाँ पे सबसेक्शन है। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ सबसेक्शन एक्चुअल में होता क्या है। समझ लो कि ये घर है, एक घर है ये। अब ऐसे सोसाइटी में 2, 3, 4, 4 घर है। ये सब घर क्या है? ये है घर 1 मतलब सेक्शन 1। ये है घर नंबर 2 मतलब सेक्शन 2।
ये है घर नंबर 3 मतलब सेक्शन 3। ये है घर नंबर 4 मतलब सेक्शन 4। अब इस घर में एक घर में 4 कमरे हैं। 1, 2, 3, 4। अब जब अगर मुझे बात करनी है इस कमरे की, तो ये जो कमरा है वो इस घर पे डिपेंडेंट है। मैं इसकी बात ऐसे ही करूँगा कि सेक्शन 1 का मतलब इस घर का ये वाला कमरा। मैं सिर्फ़ बोल दूँ कमरा, तो फिर वो तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा। तो स इस वाले घर का ये वाला कमरा, मतलब ये कमरा इस वाले घर पे डिपेंडेंट है। तो ये जो कमरा हो गया, ये हो गया सबसेक्शन, क्योंकि ये उस पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ये अपनी ऊपर वाली लाइन से डिपेंडेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है सबसेक्शन। तो जहाँ-जहाँ पर भी अगली वाली लाइन पिछली वाली लाइन पे डिपेंड करेगी, तो उसको क्या बोला जाएगा? सबसेक्शन। मैं अभी आपको अगर आप अपने देखते हैं लॉ के अंदर कि लॉ में कहाँ पर कैसा लिखा है। गूगल पे जाते हैं। एमसीए 21 बे यार, एमसीए 21 ठीक। एक्ट्स एंड रूल्स में चले जाते हैं हम। मैं आपको बताता हूँ अभी सबसेक्शन, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्लोज भी कहाँ पे क्यों कैसे यूज हुआ है। अब देखें, आपको जब भी कंपनी लॉ का बेयर एक्ट वगैरह पढ़ना है, तो सबसे मुनासिब जगह ये है कि आप एमसीए की वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़ें, क्योंकि वो सब वहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट आपको अपडेट मिलेगा। ज़रा भी आउटडेटेड चीज़ें मिलेगी नहीं वहाँ पे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझ लो सेक्शन 173 है। अब देखो सेक्शन 173 का हेडिंग क्या है? हेडिंग है मीटिंग ऑफ बोर्ड। अब इसके आगे जितनी भी बातें हुई आप देखो सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 क्यों? एवरी कंपनी शाल होल्ड फर्स्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। किसकी बात हो रहा है? मीटिंग की। किसकी? बोर्ड मीटिंग की। क्योंकि हेडिंग क्या है? सेक्शन 173 मीटिंग ऑफ बोर्ड। तो सब सेक्शन 1 में क्या यूज हुआ? बोर्ड ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये उस पे डिपेंडेंट है, वहां पे लिखा हुआ है कि ये बोर्ड मीटिंग का सेक्शन है, इसलिए अब जो भी चीजें बातें हो रही है वो सारी मीटिंग ऑफ बोर्ड से रिलेटेड हो रही है, इसलिए वो सब सेक्शन है। आप समझ रहे हो कि उसको सब सेक्शन 1 क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ऊपर वाली लाइन पे डिपेंडेंट है, वो सेक्शन पे डिपेंडेंट है, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्लोज क्या होता है। व्हाट इज क्लोज? और उसका भी आपको जिस तरह मैंने इसका एग्जांपल दिया है उसी तरह उसका आपको एग्जांपल दूंगा मैं। व्हाट इज क्लोज? तो सबसे पहले क्लोज इज एन इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। इट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। ये अपने आप ही एग्जिस्ट करता है। आप समझ रहे हो? ये सब सेक्शन की तरह नहीं है कि किसी पे डिपेंडेंट है। इफ इफ 2 मिनट हो, ये किसी का मैसेज आ रहा था, 2 मिनट। हाँ, तो क्या? इफ सेक्शन कंटेंट्स लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड इवेंट्स और अनरिलेटेड थिंग्स, देन इट शैल बी रिटन एज क्लोज। इसका भी आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। पहले समझ लिया क्लोज क्या है? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, वो सेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जब सेक्शन ऐसी चीजें लिस्ट करता है जो आपस में जरा भी कनेक्टेड नहीं है, बिल्कुल अनरिलेटेड है, तो वहां पे लॉ मेकर यूज करता है वर्ड क्लोज। फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ लो आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है? ये समझ लो ये एक स्कूल है, बड़ा सा। ये स्कूल समझ लो आप है पार्लियामेंट, जहाँ पे एक कंपनीज एक्ट है। कंपनीज एक्ट हमने पास किया, ठीक है? ये स्कूल पूरा है कंपनीज एक्ट। अब इसको समझना, स्कूल
स्कूल में ये एक क्लास है, ठीक है? ये क्लास क्या हो गई? सेक्शन। कोई भी एक सेक्शन हो गया, समझ लो सेक्शन 2। अब इसके अंदर स्टूडेंट बैठे, एक हो गया ये राम, ये हो गया श्याम, ये हो गया राजू, ये हो गया बाबूराव, ठीक है? ये 4 स्टूडेंट है। अब ये राम जो है, ये अपने आप में ही एक इंडिपेंडेंट चीज़ है। ये सेक्शन 2 यानी कि समझ लो सेक्शन 2 यानी कि क्लास 8 समझ लो। ये कौन-सी क्लास है? क्लास 8। क्लास 8 से रिलेटेड नहीं है ये, कल को तो क्लास 7 में था, कल को क्लास 9 में आ जाएगा। ये इससे ज़रा भी रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड क्या होगा? अभी जैसे ये राम है, ये अनरिलेटेड, श्याम बिल्कुल अलग आदमी। आप क्लास 8 को इससे रिलेट नहीं कर पाएँगे। ये राजू बिल्कुल अलग आदमी, बाबूराव बिल्कुल अलग, सारी चीज़ें अलग-अलग है। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज़ यूज़ होगा। मैं इसी एग्ज़ाम्पल में आपको सबसेक्शन फिट करके बताता हूँ। समझ लो ये हो गई स्कूल, ये स्कूल अपना हो गया कंपनीज़ एक्ट, बराबर? ये स्कूल है। स्कूल के अंदर ये हो गई क्लास, क्लास कौन-सी है? 8 जिसको हम बोल देंगे सेक्शन, समझने के लिए, सेक्शन। अब इसमें 8 सब्जेक्ट है, एसएस, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, अभी 4 रख लो चलो। अब ये जो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स ये है, ये क्या है? ये है सबसेक्शन। क्लास 8 उसका सबसेक्शन 1 साइंस सब्जेक्ट, क्लास 8 उसका सबसेक्शन 2 कौन-सा? एसएस सब्जेक्ट, क्लास 3 उसका सबसेक्शन 3 मैथ्स। ये आने वाले हमेशा के लिए रिलेटेड ही रहेगा। क्लास में आपको साइंस ही पढ़ा जाएगा, 8 में एसएस, साइंस, मैथ्स वही वाला। आप समझ रहे हो? लेकिन राम बिल्कुल अनरिलेटेड है। वो कल को तो क्लास में नहीं था, आज है। वो आपस में रिलेट है ही नहीं। राम की पहचान इससे नहीं है कि क्लास 8 का राम, उसकी अलग पहचान है अपने आप में, समझ रहे हो? ऐसी जो चीज़ें होंगी, जो बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है सेक्शन से, बिल्कुल अनरिलेटेड है, उसको हम कहते हैं क्लोज़। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्शन 2 क्लोज़ 20 ये आपका कंपनी का डेफिनिशन आएगा। अब सेक्शन 2 जो है, इसको ये डेफिनिशन का सेक्शन है, इंटरप्रिटेशन क्लोज़ है ये। अब इसके अंदर जितने भी अंदर क्लॉज़ेज़ हैं, वो आपस में बिल्कुल अनरिलेटेड 20 बात करता है कंपनी की। आप 71 अगर देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज़ 71 तो प्राइवेट कंपनी की या पब्लिक कंपनी की। आप सेक्शन 2 क्लॉज़ 68 देखेंगे, तो वो प्राइवेट कंपनी की। तो ये सारी चीज़ें अलग-अलग है। आपस में कोई भी इंटर रिलेटेड है ही नहीं। इसलिए लॉ मेकर ने यहाँ पे क्या यूज़ किया है? क्या यूज़ किया है लॉ मेकर ने यहाँ पे? क्लॉज़। अब यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल्ड डिस्कशन इस टॉपिक पे मिलेगा ही नहीं कि सबसेक्शन क्यों बोला जाता है और सेक्शन क्यों बोला जाता है। अच्छा ये एग्ज़ाम में तो शायद नहीं आएगा, लेकिन आपके नॉलेज लेवल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप कंपनी सेक्रेटरी बन के निकलेंगे बाहर, तो आप उतना ही पैसा कमा पाएँगे जितना आपका नॉलेज है। आपकी नॉलेज से ज़्यादा कभी भी आप पैसा नहीं कमा पाएँगे। आप जितना कमा रहे हो, उतना आपका नॉलेज लेवल है। तो जितना जितना ज़्यादा आपका नॉलेज होगा, आप उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे। समझ रहे हो? तो ये आपको जानना पहले बहुत ज़रूरी है, जब हम अगली क्लास में सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज़, सब क्लॉज़ ये सब पढ़ेंगे, तो उसको क्यों यहाँ पर सबसेक्शन इस्तेमाल हुआ है, क्यों यहाँ पर सब क्लॉज़ इस्तेमाल हुआ है, क्लॉज़ इस्तेमाल हुआ है, वो अब आपको मेरा नहीं ख़्याल कि दिक्कत आएगी। और आप जब मार्केट में निकलेंगे, बीइंग अ सीएस एग्ज़ीक्यूटिव स्टूडेंट्स, आप देखना जो ऑलरेडी क्वालिफ़ाइड भी हो चुके हैं कंपनी सेक्रेटरी, कितने सारे उन लोगों को नहीं पता होगा कि यार सबसेक्शन और क्लॉज़ क्यों यूज़ होता है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो आपको यहाँ पर इस लेवल का पढ़ाया जाएगा कि जो ऑटोमेटिकली मार्केट में डिफरेंस क्रिएट करेगा। अब जैसा मैंने आपको ये बताया कि भाई सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज़ 2 सब क्लॉज़ ए बराबर? ये क्या हो गया सेक्शन, ये सबसेक्शन, ये क्लॉज़, ये सब क्लॉज़। अब अगर लॉ मेकर को सब क्लॉज़ के बाद कुछ यूज़ करना है तो वो क्या करेगा? मतलब सब क्लॉज़ सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज़, सब क्लॉज़ इसके बाद क्या आता है? प्रोवाइडेड दैट। अगर इसके बाद लॉ मेकर को कुछ लिखना है तो वो क्या लिखेगा? प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है? अब मैं आपको बता दूँ, आपने वो मीम देखा होगा, वो यहाँ से ट्रेन आ रही होती है, यहाँ से ट्रक जा रहा होता है, वहाँ पे कुछ लिखा होता है कि जैसे खाना तो वैसे बहुत अच्छा बना था लेकिन, वो ट्रेन उड़ा देती है। तो ये जो लेकिन है, ये है प्रोवाइडेड दैट। जो लिखा है वो सब तो लिख दिया लेकिन उसके बाद कल वो मेरे को बोलेगा रुकिए भाई, प्रोवाइडेड दैट इसमें एक्सेप्शन है। मतलब खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया लेकिन थोड़ा-सा तीखा था। खाना तो बहुत अच्छा बनाया लेकिन इसके पापा तो ये नहीं खाते हैं।
तो ये जो लेकिन आ गया, ये जो एक्सेप्शन आ गया, ये खाना वैसे बहुत अच्छा है, पर इसके पापा नहीं खाते। तो ये जो प्रोवाइडेड दैट होता है, ये एक्सेप्शन यूज़ करता है लॉ मेकर, कि जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन अब उस वो कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा या उसमें क्या चेंजेस है या ये लोग उससे बाहर है। तो एक्सेप्शन क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है प्रोवाइडेड दैट। सेकंड एक्सेप्शन यूज़ करना है तो प्रोवाइडेड दैट के बाद क्या आएगा? तो फर्दर, प्रोवाइडेड फर्दर दैट। क्या आएगा बाद में? अगर लॉ मेकर को प्रोवाइडेड दैट के बाद भी कुछ लिखना है, तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अच्छा, प्रोवाइडेड फर्दर दैट के बाद भी कुछ लिखना है। तो मैं बोला लिख ही लिख करूँगा अब तो मैं, रुकूँगा ही नहीं साला। तो प्रोवाइडेड आल्सो दैट, क्या लिखेगा? प्रोवाइडेड आल्सो दैट। अच्छा, इसके बाद कुछ लिखना है तो फिर लॉ मेकर के पास भी शब्द नहीं है। वो बार-बार यही लिखेगा प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट, प्रोवाइडेड आल्सो दैट। प्रोवाइडेड आल्सो दैट के बाद कुछ नया वो लिखेगा नहीं। सेक्शन, सबसेक्शन, क्लोज, सब क्लोज, provided that, provided further that, provided also that, provided also that, provided also that, and so on। समझ रहे आप? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम कंपनी लोग कैसे पढ़ेंगे, तो फुल बैरेक से पढ़ेंगे। सब कुछ पहले बैरेक से पढ़ेंगे, फिर हम मॉड्यूल पे जाएंगे और कुछ बचा कुचा होगा तो वहां से पढ़ेंगे। अच्छा, तो बैरेक्ट क्या है? पहली बात, व्हाट इज बैर एक्ट? बैरेक्ट मतलब आप समझ लिया हमारे लिए क्या है? कंपनीज एक्ट 2013। तो व्हाट इज बैरेक्ट? इट इज द वर्ड्स और लैंग्वेज बोल लो, और लैंग्वेज ऑफ लॉ मेकर। और यकीन मानो, लॉ मेकर इतना हार्ड लैंग्वेज में ये लिखते हैं। जब आप डायरेक्ट पढ़ेंगे, अगर आपको डायरेक्ट पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो आपको इतना मुश्किल पड़ेगा डायरेक्ट पढ़ना। मतलब बहुत आसान चीज इन्होंने इतनी घुमा के लिखी होगी कि आप सोचेंगे कि अरे यार क्या लिखा है। मगर जब आपको कोई उसका इंटरप्रिटेशन समझा देगा तो आप बोलेंगे अरे वाह क्या लिखा है। ये डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए हम डायरेक्ट से पढ़ेंगे, ताकि कुछ भी लिखा हो, आप इतना बेहतरीन एनालिसिस कर पाओ। जब आप डायरेक्ट से चीज़ें पढ़ लेंगे, तो आपको मॉड्यूल में इतना आसान लगेगा, आप सोचेंगे ये क्या है यार? इसलिए हम कहाँ से पढ़ेंगे? डायरेक्ट से। डायरेक्ट क्या है? इट इज़ लैंग्वेज, वर्ड्स ऑफ लॉ मेकर। हमारे लिए डायरेक्ट क्या है? कंपनीज़ एक्ट 2013। अब एक और चीज़ आपको बताऊँ, कांसेप्ट 3। हाउ, ये सब आपको साथ में लिखना है हो। जो मैं लिख रहा हूँ, वो लिखते रहना है साथ-साथ में। मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा कि ये नहीं लिखना है, बस वही नहीं लिखना है, बाकी सारा आपको साथ-साथ में नोट्स बनाना है। हाउ लॉ इज़ मेड इन इंडिया। इंडिया में लॉ कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले एक ड्राफ्ट क्रिएट तैयार किया जाता है। ड्राफ्ट, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट, ड्राफ्ट प्रिपरेशन। कौन करता है ये ड्राफ्ट को प्रिपेयर? एक्सपर्ट कमिटीज बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे आपने भी देखा होगा ना, भाभा कमेटी वगैरह, जिन्होंने कंपनीज एक्ट 2013 वगैरह में जो ड्राफ्ट बना के दिया। तो सबसे पहले ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? इस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया जाता है कहाँ पे? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में सबसे पहले किया जाता है लोकसभा में, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। तो जब लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है और लोकसभा जब इसको पास कर देती है, अपना एक्सेंट दे देती है, फिर ये प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में। और जब राज्यसभा भी इसको पास कर लेती है, तो ये बन जाता है बिल। अभी तक ये क्या था? ड्राफ्ट। जब ये प्रेजेंट होता है पार्लियामेंट में, तो वो ड्राफ्ट रहता है। जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस पास कर लेते हैं उस ड्राफ्ट को, तो वो बन जाता है बिल। फिर क्या होता है? जब पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये बिल बन गया, फिर इसको प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के सामने, उनके एक्सेंट के लिए। जब प्रेसिडेंट इसको अपना एक्सेंट यानी कि अपना अफ़र्मेशन यानी कि अप्रूव कर देता है, तो ये क्या बन जाता है? एक्ट। तो पहले कंपनी एक्ट जो है वो पहले ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट से पार्लियामेंट में गया, वो पास हुआ, वो बिल बना। जब प्रेसिडेंट ने उसको इसका एक्सेंट दिया, अपना अप्रूवल दिया, तो वो बन गया कंपनीज़ एक्ट। फिर लास्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट इसको अपनी ऑफिशियल गैज़ेट में
पब्लिश कर देती है, नोटिफाइड कर देती है ऑफिशियल गेजेट में। ऑफिशियल गेजेट क्या है? आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है कि जहाँ पर उन्होंने अपलोड किया तो वो एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है, ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हो जाता है। तो इंडिया में लॉ कैसे बनता है? फिर से सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है, लोकसभा में, लोकसभा उसको पास कर ले तो फिर प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा उसको पास कर ले तो वो बन जाता है बिल। फिर वो बिल को जब प्रेसिडेंट अपना एक्शन दे दे तो वो बन जाता है एक्ट। जब ऑफिशियल गेजेट में पब्लिश हो गया तो वो एप्लीकेबल लॉ हो गया इंडिया के लिए। समझे? तो इस तरीके से इंडिया में लॉ को बनाया जाता है। अब न्यू कंसेप्ट, कंपनीज एक्ट, हमको यही पढ़ना है। एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शंस हैं? किसी को पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट में डालिए कितने सेक्शंस हैं, जल्दी से। कितने सेक्शंस है टोटल कंपनीज एक्ट 2013 में? आप CSEE में इतना तो शायद पढ़ के आए होंगे। कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस। कितने सेक्शंस है? 470 सेक्शंस। अब ये 470 सेक्शंस बाइफरकेटेड कैसे है मैं आपको बताऊं। पहले है सेक्शन 1। सेक्शन 1 क्या है? टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। टाइटल क्या है इसका? कंपनीज एक्ट 2013। एक्सटेंड, एप्लीकेबल टू होल इंडिया। कमेंसमेंट कब से लागू हो रहा है वहां पे इसकी वो डेट लिखी होगी। तो सेक्शन 1 में क्या लिखा होता है? उसका टाइटल, उसका एक्सटेंड और उसका कमेंसमेंट। फिर होता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है? इंटरप्रिटेशन क्लोज। मतलब अब इसका दूसरा नाम क्या है? डेफिनेशन क्लोज। इसमें सारी डेफिनेशंस होगी, सारी जो कंपनीज एक्ट में डेफिनेशंस है उसके लगते हुए सारी डेफिनेशंस इस सेक्शन में होगी। सेक्शन 1 टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन क्लोज यानी डेफिनेशन क्लोज। अब सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 470 तक ये क्या है? प्रोविजंस, इंडिविजुअल प्रोविजंस। यहाँ पे पूरे एक्ट में फिर अब लॉ की बातें कीजिए, सारे प्रोविजंस की बात कीजिए अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3 बात करेगा कितने मेंबर होने चाहिए वगैरह वगैरह। अल्टीमेटली सारे 470 सेक्शन तक प्रोविजंस है। इस तरीके से ये 470 सेक्शन को बांटा गया। सेक्शन 1 टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट। सेक्शन 2 इंटरप्रिटेशन कॉल एंड सेक्शन 3 टू 470 सारे प्रोविजंस वगैरह है। अब आप मेरे को बताइए कि अपना जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट उसका नाम है या फिर कंपनी लॉ उसका नाम है? क्या नाम है? कंपनी लॉ। आप देखेंगे एग्जीक्यूटिव में हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। प्रैक्टिस वहाँ इसलिए कि सारे प्रैक्टिकल एक्सपोज़र भी आपको आईसीएसआई ने इसमें बताने की कोशिश की है कि प्रैक्टिकली जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे हो रहा है। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम कंपनीज़ एक्ट है? नहीं, क्या है? कंपनी लॉ। क्या है? कंपनी लॉ। तो व्हाट इज़ कंपनी लॉ? आप बोलोगे सर कंपनी लॉ यानी कंपनीज़ एक्ट, क्या बात कर रहे हो उल्टी-सीधी? ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। कंपनीज़ एक्ट मैंने अभी आपको बताया। कंपनीज़ एक्ट, कंपनीज़ एक्ट क्या है? तो कंपनीज़ एक्ट है 470 सेक्शन। क्या यही कंपनी लॉ है? क्या सिर्फ यही कंपनी लॉ है? आपको जो सब्जेक्ट है कंपनी लॉ इन प्रैक्टिस, क्या आपको सिर्फ 470 सेक्शन पढ़ना है? नहीं। लॉ और एक्ट में बहुत फर्क है। लॉ क्या है? कोई भी लॉ, सिर्फ कंपनी लॉ नहीं, कोई भी लॉ। उसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? लॉ इंक्लूड्स फर्स्ट द एक्ट। हमारा कौन सा एक्ट है? कंपनीज एक्ट 2013 प्लस एक्ट के साथ रूल्स, देन रेगुलेशंस, देन डिसाइडेड केस लॉस। ये सारा कुछ जब इकट्ठा एक साथ होता है तो उसको बोला जाता है लॉ।
कंपनी लॉ। तो हमको क्या पढ़ना है? कंपनीज एक्ट पढ़ना है या कंपनी लॉ पढ़ना है? हमको कंपनी लॉ पढ़ना है। हमको कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस भी पढ़ने हैं, हमको रूल्स भी पढ़ने हैं, हमको रेगुलेशंस भी पढ़ने हैं और हमको डिसाइडेड केस लॉस भी पढ़ने हैं। क्या सर 470 सेक्शन हमको पढ़ने हैं? कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में आपके सिलेबस में मेरा ख्याल में अराउंड सवा 200 से 250 सेक्शंस होंगे। बाकी प्रोफेशनल्स में है। तो आपको अभी एग्जीक्यूटिव स्टेज में सवा 200 से 250 सेक्शन पढ़ने हैं। सर सेक्शन के नाम हमको याद करने हैं, बिल्कुल सेक्शन के नंबर और नाम, और वो बहुत आसान है। आपको ऐसा टिप्स पे याद करा दूंगा मैं कि आपको आज से 3 महीने बाद लगेगा कि अपुनिज भगवान है। फिक्र मत करें। हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको इसको इतना आसान बनाएंगे, इसको इतना आसान बनाएंगे कि कंपनी लॉ में आपके सबसे हाईएस्ट हाईएस्ट मार्क्स आएंगे जब आप एग्जाम देके निकलेंगे हमसे। ठीक है। अब थोड़ा सा और जानते हैं बेसिक में। आज आपको सारा बेसिक ऐसा समझा दूंगा, ये आपको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अगली क्लास के लिए, जब हम कंपनी लॉ शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिक कर बैठना है। ये बहुत जरूरी है, ये माइंड में आपको रहना बहुत जरूरी है लॉ पढ़ने से पहले। तो एक और कंसेप्ट, नया कंसेप्ट, रेगुलेटरी अथॉरिटीज। थोड़ा अपना राइटिंग चला लेना भाई। आईसीएसआई वालों ने भी चला लिया था जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो तुमको भी चलाना है। थोड़ा राइटिंग अपना ऐसे ही है भाई, डॉक्टर वाले। अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन है जो कंपनीज एक्ट 2013 को रेगुलेट करता है? तो एमसीए, सुना है एमसीए? क्या है एमसीए? बहुत सुन रहे हो आजकल तो तुम, भाई को। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। किसके पास है ये मिनिस्ट्री? नाम बताइए फटाफट, किसके पास है? कमेंट में डालिए। श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। किनके पास है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? श्रीमती निर्मला सीतारामन जी। इनके पास एक और मिनिस्ट्री है। और कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो दो मिनिस्ट्री है इनके पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, सबसे पहले एमसी है। अब एमसी है जो सेक्शन 396 है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। देखो अब मैं लिंक करा रहा हूँ सेक्शन एक अभी। सेक्शन 396, तो सेक्शन 396 एम्पावर्स करता है, पावर देता है किसको? एमसीए को। क्या पावर देता है? टू एस्टैब्लिश ऑफिसेस। अब सारा काम तो एमसीए कर नहीं पाएगा, एमसीए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो जितना कर सकता है वो करेगा। और उसके साथ उसके अलावा क्या करेगा? टू एस्टैब्लिश ऑफिस, ऑफिस एस्टैब्लिश करेगा। तो अब ये पावर के तहत एमसीए ने क्या एस्टैब्लिश किया? दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी आरडी, रीजनल डायरेक्टर। क्या एस्टैब्लिश किया? रीजनल डायरेक्टर। एमसीए क्या करेगी? इट रेगुलेट्स आरडी। रीजनल, कितने रीजनल डायरेक्टर है इंडिया में अभी? 10। अभी इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा वेबसाइट पे कितने हैं। 10। दूसरी कौन सी ऑफिस एस्टैब्लिश करी? आरओसी। आपने ये सुना होगा नाम। तो 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज है कंपनीज एक्ट के अंदर, एमसीए, आरडी, आरओसी। आरओसी क्या करेगी? ये रेगुलेट करेगी आरडी, ये एमसीए रेगुलेट करेगा आरडी को, आरडी रेगुलेट करेगी आरओसी को, आरओसी एंड कंपनी, एंड आरओसी रेगुलेट करेगी कंपनीज को। आरओसी किसको रेगुलेट करेगी? और दिस, ये तीनों अथॉरिटी कंबाइंडली रेगुलेट करेंगे, कंबाइंडली रेगुलेट कंपनीज एंड कंपनीज एक्ट 2013। समझ रहा? 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, एमसीए, आरडी, आरओसी। कितने आरडी है हिंदुस्तान में आज की तारीख में? 10। कितने आरओसीज है? 31। आइए इसके दर्शन आपको कराता हूँ मैं, आरडी और आरओसीज के। एमसीए 21 हमने खोला हुआ है। आ जाइए, होम पे आ जाइए। ये हम होम पे आ गए, कॉन्टेक्ट अस, ये आ गए। अब आपको यहाँ पे
कॉर्पोरेट सेवा, मीडिएशन, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। कहाँ गए भाई? यहाँ पे है क्या? अदर की मेरे को भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैं भी देख रहा हूँ कहाँ पे एडिशनल सर्विसेज, डेटा एंड रिपोर्ट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट कमेटी, रिपोर्ट बाय एक्सपर्ट कमेटी, कंपनी को ये रहा। आरओसी एंड आरडी एंड आरओसी इंफॉर्मेशन। आरओसी की डिटेल्स कहाँ आती है यार? चलो अब यहाँ तो दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे को लिखाता हूँ। अपने को तो सब दिमाग में याद है ना भाई। मैं आपको बताता हूँ कि आरडीज कितने हैं और आरओसीज कितने हैं और कहाँ कहाँ है। वैसे तो ये एग्जाम में आएगा नहीं, आप समझ लो। ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि जितना आपका नॉलेज होगा उतना आप पैसा कमाएंगे बेटा जी। जितना नॉलेज होगा उतना पैसा कमाएंगे। तो 10 आरओसीज है। आ जाइए ऊपर। आरडी सॉरी, आरडीज कितने हैं? 10। ये रीजन वाइज डिवाइडेड होते हैं। मैं आपको बता दूं, रीजन वाइज जैसे 10 आरओसीज है, तो अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं नॉर्दर्न रीजन। अब नॉर्दर्न रीजन में 2 आरओसीज है। डायरेक्टोरेट 1 नॉर्दर्न रीजन के अंदर, एंड डायरेक्टोरेट 2। कितने हैं? डायरेक्टोरेट 1 कहाँ पे है? दिल्ली। तो ये एक आरडी हो गया दिल्ली में, ये एक आरडी हो गया चंडीगढ़। ठीक है। नॉर्दर्न रीजन में 2 हो गए, 2 आरओसी हो गए। फिर दूसरा रीजन कौन सा है? नॉर्थ, नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन। आप समझ लिए। यहाँ पे एक आरडी है, कहाँ पे? अहमदाबाद में, मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अहमदाबाद में। थर्ड, ये 3 आरओसी हमने हो गए। अब नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन के बाद वेस्टर्न रीजन, सिर्फ वेस्टर्न, वेस्टर्न रीजन में भी दो वो है फिर आरओडी। वेस्टर्न रीजन हो गया ये। देखो मेरे राइटिंग फिर से थोड़े से खराब है, तो तुम जरा अच्छी राइटिंग में नोट्स बनाना। ठीक है। वेस्टर्न रीजन, तो वेस्टर्न रीजन में भी 2 डायरेक्टोरेट है, वेस्टर्न रीजन डायरेक्टोरेट 1 एंड वेस्टर्न रीजन डायरेक्टोरेट 2। ये डायरेक्टोरेट 1 कहाँ पे है? तो ये है मुंबई। कहाँ पे है भाई? मुंबई। और जो डायरेक्टोरेट 2 है वो कहाँ है भाई? तो नवी मुंबई। कितना हो गया? 1 2 3 4 5। एक और नीचे आ जाइए, अभी चार्ज बनाना। अब कौन से रीजन हो गए? नॉर्थर्न रीजन, नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन। अब बात आती है सदर्न रीजन। ये कोई बहुत ज्यादा याद रखना हार्ड भी बात नहीं है। एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए। आप कम से कम जिस जिस शहर में आप रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं अहमदाबाद से हूँ, तो मेरे को पता है कि भाई नॉर्थर्न वेस्टर्न रीजन का आरडी अहमदाबाद में है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि वेस्टर्न रीजन में 2 आरडी है, एक मुंबई में है, एक नवी मुंबई में है। कि भाई नॉर्दर्न रीजन में 2 आरडी है, एक दिल्ली में, एक चंडीगढ़ में है। अब सदर्न रीजन जो है, सदर्न रीजन में एक आरडी है। सदर्न रीजन का आरडी कहाँ पे है भाई? तो चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई। अब आता है कि सदर्न वेस्टर्न रीजन।
यहाँ का आरडी कहाँ पे है भाई? बेंगलोर। कितना आरडी हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। सदर्न वेस्टर्न रीजन के 2 हो गए। अब ईस्टर्न रीजन, पहले आप मैं आपको बताऊं 2026 से पहले ये शायद फरवरी 2026 में सब अपडेट हुआ है। उसके पहले तक 7 आरडी थे और टोटल 25 आरओसीज थे। ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन का आरओडी कहाँ है? कोलकाता। एक और आ जाओ। सदर्न ईस्टर्न रीजन, कहाँ है सदर्न ईस्टर्न रीजन का आरओसी? हैदराबाद। मेरे ख्याल में 9 हो गए आरओसी। एक आखिरी आरओसी बच रहा है, वो हो जाएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न। और इसका आरओसी नहीं, सॉरी, आरडी आरडी। तुम शायद पकड़ लोगे वरना। आरडी की बात हो रही है। ये कहाँ है? गुवाहाटी। तो 10 आरडी हो गए। अगर आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो कोई इतना वो नहीं है, पर ये आपको नॉलेज में ये होना चाहिए। जब आप कहीं इंटरव्यू वगैरह में जाएंगे तो कुछ भी पूछ लेंगे कि आरडी कितने हैं, अच्छा बताओ अपने शहर का आरडी कौन सा है या वहाँ का कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न रीजन में दो आरडी, एक दिल्ली में एक चंडीगढ़ में। फिर नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में एक आरडी है, वो अहमदाबाद में। फिर सिर्फ जो वेस्टर्न रीजन है वहाँ पे 2 आरडी, एक मुंबई में एक नवी मुंबई में, सदर्न रीजन में चेन्नई में, सदर्न वेस्टर्न रीजन में बेंगलोर में, ईस्टर्न रीजन में कोलकाता, सदर्न ईस्टर्न रीजन में हैदराबाद एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में गुवाहाटी। इसी तरह कितने आरओसीज है, अब मैं 31 तो आरओसीज आपको बताऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे एक से ज्यादा आरओसीज है हर स्टेट के अंदर। वैसे तो ज्यादातर स्टेट में अपने स्टेट का एक आरओसी है, पर कुछ स्टेट ऐसे है जहाँ पे एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसीज है। फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र। यहाँ पे कितना आरओसी मालूम है? 4 आरओसी है। एक मुंबई, एक नवी मुंबई, एक पूना और एक नागपुर। 4 आरओसीज है महाराष्ट्र में। कितने? दिल्ली, पहले एक हुआ करता था, अब दिल्ली में भी 2 आरओसीज है। एक सेंट्रल दिल्ली, और साउथ दिल्ली वाले तो अपने आप को अलग वैसे समझते हैं, तो एक साउथ दिल्ली। वहां पे कितने? 2 आरओसीज है। इसके अलावा देखो, पहले पहले सिर्फ है ना, यहाँ पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 आरओसी थे। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे, और तमिलनाडु में चेन्नई और कोयम्बटूर। पर अब ये जो मैंने बताया 2026 फरवरी में, इसमें बढ़ गए। महाराष्ट्र में 4 हो गए, दिल्ली में 2 हो गए, इसके अलावा चेन्नई में तो 2 है ही। चेन्नई का तमिलनाडु में, सॉरी, तमिलनाडु में 2 आरओसीज है। एक चेन्नई में, दूसरा कोयम्बतूर में। इसके अलावा यूपी अब आया, ये भी नया है। यूपी में 2 आरओसी है, पहले एक ही था, अब 2 आरओसी है। एक कानपुर में और एक नोएडा में। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में भी 2 आरओसी है, दोनों कोलकाता। कोलकाता 1, कोलकाता 2 ऐसे। तो ये जो 1 2 3 4 5, ये जो 5 स्टेट्स है, ये 5 स्टेट्स के जो जितने आरओसी है, ये सब में एक से ज्यादा आरओसी। महाराष्ट्र में 4, दिल्ली में 2, तमिलनाडु में 2, यूपी में 2, वेस्ट बंगाल में 2। तो आपको 31 आरओसी तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पर एक से ज्यादा है। समझ रहे हो? ऐसे ही अब आप देखोगे सेवन सिस्टर्स जो है वो कुछ 6-7 स्टेट है, उसके मिला के एक ही आरओसी है शिलोंग में। इसमें मेघालय आ गया, मणिपुर आ गया, त्रिपुरा आ गया, और आसाम, नागालैंड, और मेरे को एग्जैक्ट तो पूरे 7 याद नहीं है, पर ऐसे 7 मिला के जो है उनका आरओसी क्या है? शिलोंग। तो ऐसे आरओसी बाइफरकेटेड है। ये आपको बताने का मकसद ये था कि आपको ये पता रहे कि भाई, अगर कभी कोई आपसे पूछ ले कि ठीक है इतने 10 आरडी है तो बता दे कैसे कैसे है, तो पूरे 10 तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में 5 6 7 होने चाहिए अगर आपने पढ़ा है तो। आरओसी
पूरा 31 तो नहीं, मगर ये पता होना चाहिए कि यार एक से ज्यादा कहाँ कहाँ पे है। ये वैसे तो नॉलेजेबल कंसेप्ट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे नहीं। हाँ, अब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि एमसीए, आरडी और आरओसी, ये तीनों मिलके रेगुलेट करते हैं कंपनीज एक्ट को। ये तीनों रेगुलेटरी बॉडीज है। तो हाउ द रेगुलेट, हाउ, तो कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शंस है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, मेरे को जरा बताइए कितने सेक्शंस है? 470। कितने सेक्शंस है? 470। तो सेक्शन 469, अभी देखो, अभी तो हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया और आपको मैंने एक दो सेक्शंस तो याद करवा दिए। 396 एम्पावर करता है एमसीओ को, किस चीज के लिए? ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए। और वो पावर इस्तेमाल करके उसने ऑफिस एस्टेब्लिश करी, क्या करा? आरडी बनाया, आरओसी बनाया। अब सेक्शन 469 अगेन एम्पावर्स एमसीए, क्या करने के लिए? टू मेक रूल्स। अब एक्स में तो कुछ बातें लिखी है, लेकिन एक्स में सारी चीजें नहीं लिखते ना, प्रोसीजरल चीजें वगैरह नहीं लिखते, वरना इतना बड़ा एक्ट हो जाएगा कि लॉ मेकर को लिखने लिखने में टाइम चला जाएगा। तो एक्ट बनाने के बाद ये पावर डेलीगेट कर देते हैं, इसको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। राइटिंग मेरे थोड़े से खराब है, जिसको मैं सुधारूंगा ऑफ कोर्स आने वाली क्लास में, पर अभी चला लेना तुम। तो ये रूल्स जहां भी आपने देखा होगा, आप CSWT में पढ़ के आगे भी पढ़ेंगे, कई जगह ऐसा लिखा होगा, एज कंपनीज एक्ट में मे बी प्रिस्क्राइब। देखा है ऐसा? एज में बी प्रिस्क्राइब। तो ये जब लिखा होता है कि एज में बी प्रिस्क्राइब, तो ये कहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड है? रूल्स में। इसको रूल में प्रिस्क्राइब किया हुआ है। चीजें प्रोसीजरल चीजें होती है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती है, वो सारी रूल्स में लिखी होती है। तो ये पावर कौन से सेक्शन में मिला एमसीए को? सेक्शन 469, कि वो रूल्स बना सके। तो एमसीए रूल्स बनाती है, आरडी और आरओसी को भी रेगुलेट करती है। आरडी क्या करता है? आरओसी को रेगुलेट करता है, कंपनी को रेगुलेट करता है। और आरओसी क्या करती है? कंपनी को रेगुलेट करती है। अगर आप देखेंगे तो जो फ्रंट लाइन अथॉरिटी है, फ्रंट लाइन अथॉरिटी है कंपनी के लिए फॉर एडजुडिकेशन, फ्रंट लाइन अथॉरिटी, यानी अगर आपने कोई कांड कर दिया है तो उसमें पेनल्टीज या उसको एडजुडिकेट कौन करेगा? बीइंग ए कंपनी आपने कुछ कांड कर दिया तो आरओसी। अब आरओसी का अगर आपको कोई डिसीजन पसंद नहीं आया, उसने 50,000 की पेनल्टी मार दी, आपको लगा या तो पेनल्टी लगनी ही नहीं चाहिए थी, या तो यार 20,000 की या 25,000 की लगनी चाहिए थी, तो अब आपको आरओसी का डिसीजन पसंद नहीं है, तो अपील फाइल करेंगे आप उसके डिसीजन के अगेंस्ट, कहाँ पे? आरडी, सेकंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो अपेलेट अथॉरिटी आरडी, आरओसी के डिसीजंस के लिए अगर आपको कोई अपील फाइल करनी है तो आप कहाँ पे करेंगे? आरडी के पास। तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे, आ जाइए, एक और नया कंसेप्ट। रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमने पढ़ दी, आरओसी आरडी के बारे में पढ़ लिया, कितनी आरडी है वो पढ़ लिया, कितनी आरओसी है वो पढ़ लिया, और कैसे वो रेगुलेट करते हैं मैंने आपको वो समझाया। सेक्शन 469 एम्पावर करता है एमसीए को कि वो रूल्स बनाए, वो रूल्स बना के रेगुलेट करती है। आरडी और आरओसी बना के रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली कंबाइन होकर ये सारे कंपनीज एक्ट और कंपनीज को रेगुलेट करता है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में तो हमने पढ़ा, अब बात आती है ज्यूडिशियल अथॉरिटी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो जुडिशियल अथॉरिटी कौन कौन है? अरे यार आसान है ये तो। एनसीएलटी। कौन सी जुडिशियल अथॉरिटी? एनसीएलटी। और अपेलेट कौन सी है? एनसीएलएटी। मतलब अगर कोई भी केस फाइल होगा कंपनी के रिलेटेड, तो कहाँ पे फाइल होगा? एनसीएलटी में। एनसीएलटी का कोई डिसीजन हुआ, अगर वो किसी को भी पसंद नहीं आया और उसको अपील फाइल करनी है, कहाँ फाइल करेगा? एनसीएलएटी में। अगर एनसीएलएटी के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आपको अपील फाइल करनी है, तो कहाँ फाइल करेंगे? हाई कोर्ट। कहाँ फाइल करेंगे? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट। तो एनसीएलटी, उसका डिसीजन पसंद नहीं आया, अपील फाइल करनी है एनसीएलटी, इसका डिसीजन पसंद नहीं आया, अपील फाइल करनी है सुप्रीम कोर्ट। तो ये तीन
जुडिशियल अथॉरिटी है कंपनीज एक्ट के रिलेटेड, आप समझ लो। आपको सबसे पहले तो एनसीएलटी जाना है, डिसीजन पसंद नहीं आया एनसीएलटी, उसका पसंद नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट। अब अब एक बहुत अच्छी चीज मैं तुमको बता दूं। देखो, एक और कंसेप्ट, कंसेप्ट नंबर कौन सा है वो तो मेरे को भी याद नहीं है। पेनल्टीज एंड फाइन। एक 2 मिनट मेरे को दो, खाली एक मैसेज का मैं रिप्लाई कर लूँ भाई। अब पेनल्टी और फाइन, आओ, ये दिखने में तो सेम लग रहा है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूजन है कि यार पेनल्टी कब यूज करता है लॉ मेकर वर्ड, और फाइन कब यूज करता है लॉ मेकर ये वर्ड। आप कंपनीज एक्ट में ये दोनों चीजें देखेंगे, अभी मैं आपको अंदर दिखाऊंगा भी कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और वहां पे पेनल्टी क्यों लिखा हुआ है और वहां पे फाइन क्यों लिखा हुआ है। तो सबसे पहला, लेस स्ट्रिक्ट। जब आपने कोई कांड तो करा है, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत बड़ा कांड नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, तो जब उसको लेस लेस स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंस देना है अगर लॉ मेकर को, तो वो आपको पेनल्टी लगाता है। यानी वैसे ही कांड तो वो है ही, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, तो आप पे क्या लगाएगा, पेनल्टी। वहीं पे अगर एकदम स्ट्रिक्ट, मोर स्ट्रिक्ट, अगर आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया जो वाकई में बड़ा है और आपको एकदम जबरदस्त पनिशमेंट उसको देनी है, तो आप पे क्या लगाएगा, फाइन। और ज्यादा सिविल सिविल रॉन्ग जो होता है, अगर आपने जो कांड किया है, जो रॉन्ग कमिट किया है, वो सिविल रॉन्ग है। सिविल रॉन्ग आप समझ रहे हो ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपसे के साथ किया था, और मैंने कहा था कि आप समझ लो कि मैं, आप मेरे को 1 लाख रुपए दो, मैं आपके तक बाइक पहुंचा दूंगा। मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए और बाइक मैंने बेच दी किसी और को। तो कॉन्ट्रैक्ट मैंने बीच किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट जो फुलफिल करना था वो मैंने किया नहीं, ये क्या हो गया, सिविल रॉन्ग। तो अब सिविल रॉन्ग अगर मैंने कोई किया है, तो लॉ में अगर क्या लगाएगा मेरे पे, पेनल्टी। लेकिन मैंने कोई क्रिमिनल रॉन्ग कर दिया, मतलब समझिए, मैंने आपको बोला कि कल आपकी टेस्ट है, आपको पढ़ के आना है, अगर कोई फेल हुआ तो मैं आपको छत से फेंक दूंगा, ऊंधा लटका दूंगा, फेंक दूंगा मैं, और आप नहीं पढ़ के आए, मैंने फेंक दिया। डेंजर आदमी हूँ वैसे मैं। तो ये क्या हुआ, क्रिमिनल रॉन्ग। क्रिमिनल रॉन्ग अगर है, तो वो क्या लगाएगा आप पे, फाइन। मतलब अदर पनिशमेंट तो होगी जो आप देखेंगे इम्प्रिजनमेंट वगैरह, पर वो अगर मॉनेटरी मॉनेटरी पनिशमेंट जो लगाएगा, तो वहाँ क्या वर्ड का यूज करेगा वो, फाइन। इम्पोज्ड बाय, पेनल्टी कौन इम्पोज करता है, आरओसी। फाइन कौन इम्पोज करेगा, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट्स क्या है आपको आगे की क्लास में बताऊंगा। इम्पोज्ड बाय स्पेशल कोर्ट्स। पेनल्टी अंडर पावर की, आरओसी के पास पावर कौन से सेक्शन में, अंडर सेक्शन 454। और ये कौन से सेक्शन में है फाइन देने की, अंडर सेक्शन 435। तो ये पेनल्टी और फाइन का एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आपको एक खाली नॉलेजेबल पर्पस के लिए पता होना चाहिए, नॉलेज के लिए, कि भाई पेनल्टी कहाँ पे यूज वर्ड करता है लॉ मेकर, और फाइन वर्ड का यूज कहाँ पे करा जाता है। लेस स्ट्रिक्ट है अगर, पेनल्टी। मोर स्ट्रिक्ट देना है, फाइन। सिविल रॉन्ग से रिलेटेड आएगा तो पेनल्टी, क्रिमिनल रॉन्ग से रिलेटेड आएगा तो फाइन। कौन इंपोज करेगा, आरओसी, अंडर सेक्शन 454। कौन इंपोज करेगा फाइन को, स्पेशल कोड अंडर सेक्शन 435। ठीक है। आइए दूसरे कंसेप्ट में आते हैं, इसको अगर मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊं, तो देखिए, आ, हम एमसीए पे थे, पहले तो कुछ कर नहीं पाए, पर अभी कर लेंगे अपना। देखो मैं आपको बताता हूँ कि पेनल्टी का यूज लॉ मेकर ने किया है। सेक्शन 42, यहाँ नहीं होगा, prospectus section, ये आ गए हम सेक्शन 42 पे। अब आप इस पे देखना, सेक्शन 42 क्लोज 10। ये क्या लिखा, इफ अ कंपनी मेक्स एन ऑफर और एक्सेप्ट मनी इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सेक्शन,
द कंपनी, इट्स प्रमोटर एंड डायरेक्टर शैल बी लायबल तो पेनल फॉर अ पेनल्टी। क्या वर्ड यूज किया लॉ मेकर ने यहाँ पे? पेनल्टी। देखो जो मैंने सिलेक्ट किया है, पेनल्टी वर्ड यूज किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ फाइन, फाइन भी कहाँ पे यूज करा है कंपनी, ये लॉ मेकर ने। सेक्शन 76 आइए मैं आपको बताऊं। सेक्शन 76A, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 73। अब देखो यहाँ पे कहाँ यूज किया है ये कंपनी तो नहीं, लॉ मेकर ने। पनिशेबल विद व्हिच शैल नॉट बी लेस देन। एंड देखो, एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, यदि ये देखो कंपनी शाल इन एडिशन, ये सब क्लोज है, देखो 76A, उसके अंदर सब क्लोज है। The company shall, in addition to the payment of amount of deposit to the part thereof and the interest due, be punishable with a fine। क्या लिखा है? फाइन। तो ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा कांड है और क्रिमिनल नेचर का कांड होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लॉ मेकर ने यूज करा है? फाइन। तो आपको समझ में आ गया होगा पेनल्टी और फाइन कहाँ कहाँ पे वर्ड यूज होता है। ठीक है, अब एक और कॉन्सेप्ट में आ जाइए। नया कॉन्सेप्ट, कंपनी लॉ किस पे अप्लाई होता है, ये आप मेरे को पहले बताइए। मैं तो आपको बताने वाला हूँ, आप कमेंट में डालिए कि कंपनी लॉ किस किस चीज़ों पे अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है, वो भी मैं जानना चाहूंगा। आप मेरे को बताइए जरा कि कंपनी लॉ किस पे अप्लाई होता है। कंपनीज एक्ट समझ लीजिए, ये लॉ में क्या, फिर आप कंफ्यूज होंगे, इसको एक्ट लिखो, कंपनीज एक्ट। बताइए जरा, मैं एक 30 सेकेंड आपको दे रहा हूँ, आप मेरे को बताइए यूट्यूब अंदर कमेंट करके कि किस किस पे अप्लाई होता है। चलो, अब मैं आपको बताऊँ। कंपनीज एक्ट है 2013, ये होता है अप्लाई पहले शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये शेयर होल्डर्स कहाँ पे डिसीजन लेते हैं? दे टेक डिसीजन इन, बोलिए कहाँ लेते हैं? जनरल मीटिंग। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे टेक डिसीजंस इन बोर्ड मीटिंग। ये डिसीजन कैसे लेते हैं? आइदर बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, आपको पूरा लिखना है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में, और बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? कैसे पास करेंगे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन? वो किसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बोला जाएगा? मोर देन 50% वोटिंग इन फेवर। कितना होगा? मोर देन 50%। 50% पे हो जाएगा और पास नहीं, मोर देन 50%। एसआर स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होगा तो मोर देन और इक्वल टू 75% ऑफ वोटिंग इन फेवर। मतलब आप समझिए 50% पे और पास हो जाएगा नहीं, 50 मोर देन 50% और 75% पे एसआर हो जाएगा, यस, क्योंकि मोर देन एंड इक्वल टू है। तो 75% या उससे ज्यादा एसआर पास करने के लिए हमको वोटिंग इन फेवर चाहिए। बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ये लोग कैसे लेंगे? तो भाई बोर्ड रेजोल्यूशन से। बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे पास होगा? मोर देन 50% वोटिंग फेवर। आप समझ रहे हो? इस तरीके से ये दो जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए जनरल मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग में वो कोई भी डिसीजन लेते हैं, आइदर ओआर पास करते हैं और एसआर पास करते हैं। अगर वो ओआर पास कर रहे हैं तो ओआर में वो कैसे पास करेंगे? 50% से ज्यादा वोटिंग इन फेवर में होना चाहिए, और जब वो एसआर पास करेंगे तो 75% और मोर वोटिंग इन फेवर होना चाहिए। और बोर्ड मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे डिसीजन लेंगे? मोर देन 50% ऑफ वोटिंग इन फेवर होना चाहिए। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है, 3 जगह है आप समझ लो,
कि जहाँ पे आपको यूनानिमस बोर्ड रिज़ोल्यूशन पार करना है। 3 जगह है ऐसी, बाद में बताऊँगा कभी आगे। अभी सिर्फ इतना समझ लो। यूनानिमस बोर्ड रिज़ोल्यूशन। यूनानिमस मतलब 100% वोटिंग इन फेवर। ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर इतना सर अभी बता रहे हैं, जब हम आगे की क्लास में जाएँगे, तो ये सब आप जब रिलेट करेंगे कंपनी लॉ का वो चैप्टर पढ़ते हुए, हम सेकंड चैप्टर से शुरू करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये अगर बेसिक हमने नहीं पढ़ा होता तो थोड़ा-सा टफ पड़ जाता हमको। अब इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल से बता देता हूँ चलो। आपको और आसान आप मेरे को बताना कि कौन-सा रिज़ॉल्यूशन ऑर्डिनरी रिज़ॉल्यूशन, कौन-सा स्पेशल रिज़ॉल्यूशन, कौन-सा बोर्ड रिज़ॉल्यूशन माना जाएगा? पार्टिकुलर्स, ओआर, एसआर, बीआर। ठीक है? आपको मेरे को बताना है कि कौन-सा क्या है और कौन-सा क्या नहीं है। ये यूट्यूब पे आपने मेरे को बताना है देखो, मैं तो बता ही रहा हूँ। आप जब खुद से चीज़ें बोलोगे तो वो आपको माइंड में ज़्यादा तरीके से बैठ जाएगी। सबसे पहला 50% शेयर होल्डर अप्रूवल। ये क्या है? ओआर है? नहीं है। एसआर है? नहीं है। बीआर है? नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। 51% शेयर होल्डर अप्रूवल। क्या है? ओआर है। एसआर नहीं है, बीआर नहीं है। 75% शेयर होल्डर अप्रूवल। ये क्या है? एसआर है। 51% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल। ये क्या है? बोर्ड रिजोल्यूशन। 100% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल। ये क्या है? यूनानिमस बोर्ड रिजोल्यूशन। अब समझ रहे? ये खुद से अगर आपने करेंगे ये कि भाई 50% शेयर होल्डर, मेरे बताने से पहले आपको ये आंसर देना चाहिए था। अगर आपने दिया है तो आपका जो माइंड है वो ज्यादा तेज चल रहा है और चलने लगेगा। आप समझिए, और आपको इस तरीके से ही काम करना है। आप इस तरीके से पढ़ेंगे, मैंने आपको पूछा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यूट्यूब के कमेंट को भर दो। उसको इस तरीके से भर दो, गलत तो गलत, देखो आप गलत दोगे तो आप सीखोगे कि हाँ सही क्या है। आपने गलत दिया ही नहीं और किसी के सही की राह देखी, आपको आया, आप भूल जाओगे 8-10 दिन बाद। जो चीज़ आपने गलत करी होती है उसका सही आपको याद ही रहता है, क्योंकि आपने गलत किया था। तो आप गलत आंसर दोगे तो उसका सही आंसर फिर आप कभी भूलोगे नहीं। आंसर देने का आपको रखना ही है। यूट्यूब का कमेंट भर देना है। क्या कहा? जब भी मैं कुछ पूछूं, भर दो कमेंट को, कमेंट सेक्शन को। अब अभी मैंने आपको एक चीज़ और बता दूं। वैसे ठीक है, चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा टाइम है। ये इस क्लास की ये लास्ट लास्ट चीज़ है, फिर हम क्लास को एंड करेंगे। वैसे भी थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ये आपको जानना ज़रूरी था। मैंने आपको अभी दो चीज़ बताई, कंपनीज एक्ट 2013 और उसके अलावा रूल्स, बराबर। अब ये कौन बनाता है? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया पार्लियामेंट। ये कौन बनाता है? एमसी है। ठीक है। ये क्या है? प्राइमरी लॉ है। ये क्या है? सेकेंडरी लॉ है। तो जब भी कॉन्फ्लिक्ट, ये क्यों बता रहा हूं मैं, जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ अगर बिटवीन दिस प्राइमरी लॉ एंड सेकेंडरी लॉ, तो क्या अपहेल्ड कर जाएगा? ऑफ कोर्स प्राइमरी लॉ। कंपनीज एक्ट 2013 अपहेल्ड कर जाएगा। अगर रूल्स में ऐसा कुछ है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा हुआ है उससे, तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो लिखा हुआ है उसको माना जाएगा। और रूल्स में जो अगर लिखा हुआ है इसके बरक्स कुछ, तो उसको हम नहीं मानेंगे। समझ गए आप? तो आज की क्लास को हम यही एंड करेंगे। अब आपको मैंने एक चीज बताई कि ये क्लास फ्री में रहने वाली है। फ्री का मतलब क्या है ये मैं आपको जरा सा बता दूं। फ्री का मतलब ये नहीं है, ठीक है हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम आपको ये फ्री भी नहीं दे रहे। आपसे हमको बदले में क्या चाहिए मालूम है? कंसिस्टेंसी। आपको बस यहाँ पर रोज सुबह आकर पढ़ना है। पढ़ाने की, और बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आप 250 घंटे पूरा माइंड खोल के यहाँ पे पढ़ लेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आईसीएसआई का कोई भी पेपर चेकर फेल नहीं कर पाएगा। दूसरा आपको क्या देना है, ये सबके लिए है। हमको आपसे ये चाहिए कि आप
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इसका रीच बढ़ाएँ। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करिए इसको। क्योंकि आप जानते हैं आपके क्लासमेट्स होंगे कि जो नीडी है, उनको आप पहुँचाइए कि यार देख तेरा काम हो जाएगा। आप भी देखिए, ज़रूरी नहीं है हमने एक तो क्या है रतन टाटा थे, उन्होंने इतनी ज़बरदस्त चीज़ करी, टाटा नैनो बनाया। लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करना चाहता है ना, तो हम हिंदुस्तान के लोग पता नहीं क्यों ऐसे हैं कि यार अगर फ्री में कुछ दे रहा है या सस्ता दे रहा है तो वो खराब ही होगा। हमेशा ऐसा होता नहीं है भाई लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको लगता है कि यार दुनिया में बाकी चीज़ें भी करने को है लेकिन कुछ अच्छा काम तो करना है। एजुकेशन अफोर्डेबल होना चाहिए, मेडिकल अफोर्डेबल होना चाहिए हिंदुस्तान में। ये 2 सेक्टर अनफॉर्च्यूनेटली माफिया बन गए हैं। लूट मचा के रखी है एजुकेशन और मेडिकल सेक्टर में। इसको इंशाअल्लाह हम तोड़ेंगे, आपके सपोर्ट से तोड़ेंगे। आपका सपोर्ट सिर्फ़ इतना चाहिए कि लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़िए और अपने दोस्तों को भेजिए कि वो भी इसमें से पढ़ें। और कमेंट करके बताना कि कैसा पढ़ाया है, क्योंकि अल्टीमेटली सीखूँगा आपसे, आप मुझसे सीखोगे, मैं आपसे सीखूँगा बहुत सी चीज़ें। तो आप बताएँगे तो अगले वीडियो को मैं और बेहतर करूँगा, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका देखने का और अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 ऑफ कंपनी लॉ, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।